परछाई एपिसोड 120। अब आगे। अर्नव से बात करने के बाद युवराज अपनी बालकनी पर खड़े होकर कुछ सोचने लगता है। तभी सुहानी की नींद खुल जाती है। आंखें खोलते ही सुहानी देखती है कि बेड पर युवराज नहीं है। ये देखते ही उसे कल की रात युवराज की हालत याद आ जाती है और वो उठकर पूरे कमरे में युवराज को ढूंढने लगती है। तभी सुहानी की नज़र युवराज पर पड़ती है, जो बालकनी पर खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहा था। उसे देखते हुए सुहानी बेड से नीचे उतरकर भागते हुए युवराज के पास जाती है और उसके सीने से लग जाती है। युवराज को हक करते ही सुहानी बिल्कुल शांत हो जाती है। युवराज भी सुहानी को अपनी बाहों में ले लेता है। वो समझ जाता है कि सुहानी अभी उसके लिए परेशान है। सुहानी युवराज से कहती है, आप ठीक हो? युवराज धीरे से कहता है, हम। सुहानी युवराज से अलग होकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कोई प्रॉब्लम है? युवराज सुहानी को अपने पास खींचते हुए कहता है, नहीं तो। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी खामोशी से युवराज को देखने लगती है। युवराज सुहानी की आंखों में उदासी साफ देख पा रहा था। ये देखते हुए युवराज कहता है, क्या हुआ? सुहानी मासूमियत से युवराज से कहती है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं बताते ना, क्योंकि मैं समायरा की तरह आपकी हेल्प नहीं कर सकती। युवराज सुहानी को अपने और करीब लाते हुए कहता है, तुमसे ऐसा किसने कहा कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे बिना हमारा कोई प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है? सुहानी कुछ सोचते हुए ना में अपना सर हिला देती है। युवराज आगे कहता है, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सुहानी कहती है, लेकिन आप मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताते? आपने पद्मिनी की बात भी मुझसे छुपाई। युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से सुहानी को हक कर लेता है। सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए युवराज खुद से कहता है, मैं तुम्हें सारी बातें इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ जानकर तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दोगी, और वो मैं नहीं होने दे सकता। युवराज यही सोच रहा होता है तभी सुहानी के मुंह से हल्की आवाज आती है, आह। युवराज कहता है, क्या हुआ? सुहानी दर्द भरी आवाज में कहती है, पता नहीं क्यों पाँव में दर्द हो रहा है। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज उसके पाँव की तरफ देखता है। सुहानी के दोनों पाँव के नीचे खून फैला हुआ था। ये देखकर युवराज को समझ नहीं आता कि सुहानी को चोट कैसे लगी। तभी उसकी नज़र कमरे के फ्लोर पर जाती है, जहां जगह जगह टूटे हुए कांच बिखरे पड़े थे और सुहानी ने अपने पैर में कुछ नहीं पहना था। वो युवराज के लिए इतनी परेशान थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बालकनी तक जाते हुए उसके पैर में कुछ कांच के टुकड़े लग गए थे। ये सब देखकर युवराज सुहानी को अपनी गोद में उठाकर बेड के पास ले जाता है। युवराज सुहानी को बेड पर बैठाता है और उसके सामने बैठकर उसके पाँव पर लगे कांच निकालने लगता है। जैसे ही युवराज सुहानी के पाँव में लगा पहला कांच निकालता है, सुहानी लगभग रोते हुए कहती है, युवराज सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आराम से निकालिए, बहुत दर्द हो रहा है। युवराज सुहानी को डांटते हुए कहता है, चुपचाप बैठी रहो। स्टूपिड गर्ल, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि नीचे टूटे हुए कांच है? बिना स्लीपर के फ्लोर पर चलने की क्या जरूरत थी? कितने सारे कांच पैर में लग गए हैं और कुछ अंदर जाकर टूट भी गए हैं। युवराज की डांट सुनकर सुहानी बिल्कुल शांत हो जाती है। युवराज सुहानी को डांट तो रहा था लेकिन उसे पता था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। युवराज सुहानी के पाँव से कुछ कांच के टुकड़े निकाल देता है, लेकिन कुछ कांच उसके पाँव के अंदर जाकर टूट चुके थे। उन्हें देखकर युवराज सुहानी से कहता है, अब थोड़ा दर्द होगा, ओके? सुहानी दर्द भरे एक्सप्रेशंस के साथ हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज फिर से सुहानी का पाँव अपने एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ की एक उंगली उस कांच के ऊपर रख देता है, जो कांच सुहानी के पैर के अंदर जाकर टूट गई थी। युवराज एक नज़र सुहानी को देखता है और फिर अपनी उंगली पीछे ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर वो कांच का टुकड़ा बाहर आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज की उंगली चुंबक हो और वो कांच का टुकड़ा लोहा। युवराज के ऐसा करते ही दर्द से सुहानी की चीख निकल जाती है। युवराज को भी सुहानी को दर्द में देखकर तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके लिए ये करना जरूरी था। वो कांच का टुकड़ा निकालकर युवराज अपना हाथ सुहानी की उस चोट पर रख देता है और कुछ ही पल में अपना वो हाथ हटा देता है। युवराज के हाथ हटाने पर हमेशा की तरह सुहानी की चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब सुहानी के पाँव में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। युवराज अपनी जगह से उठता है और अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है। वो सुहानी के स्लीपर्स उसके पैरों के नीचे रखते हुए कहता है, इसे पहनो और अपने रूम में जाकर रेडी हो जाओ, हमें समायरा के पास जाना है। सुहानी वहां से उठकर कहती है, युवराज सर, क्या हम पद्मिनी को नहीं ढूंढेंगे? युवराज कहता है, तुम्हें याद नहीं,
मैंने कल रात क्या कहा था? पद्मिनी को किसी की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, वो जहां भी होगी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। हमें अब उस आखिरी कलश की अस्थियों को डिस्ट्रॉय करना है। ओके। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगती है। सुहानी जब युवराज के कमरे का दरवाजा खोलती है तो बाहर विवेक खड़ा होता है। विवेक युवराज को देखकर कहता है, युवराज सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। युवराज कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद युवराज निशा और सुहानी के कमरे में आ जाता है। वहां निशा, सुहानी और विवेक पहले से बैठे हुए थे। युवराज की नज़र विवेक के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में एक कटार था। विवेक उसे युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, युवराज सर, ये बाबा ने दिया है और कहा है कि जब हमें कुछ समझ ना आए तब हम इसका इस्तेमाल करें। युवराज विवेक के हाथ से वो कटार लेकर उसको गौर से देखने लगता है। विवेक की बात सुनते ही युवराज समझ गया था कि बाबा ने वो कटार भैरवनाथ के लिए दिया था। युवराज जानता था कि भैरवनाथ ने मृत्युंजय साधना सिद्ध किया है और उसे सिर्फ उसके गुरु मार सकते हैं। उस कटार में बाबा का एक अंश था जो भैरवनाथ को मारने के साथ आगे सुहानी के बहुत काम आने वाला था। युवराज वो कटार अपने पास रखकर सुहानी से कहता है, अब चलें। सुहानी अपना सर हिला देती है और निशा और विवेक को बाय कहते हुए वहां से चली जाती है। सुबह के 8 बजे थे। समायरा की कंडीशन अब स्टेबल थी। उसे ICU से एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अर्नव पूरी रात नहीं सोया था। वो बस समायरा के जागने का इंतजार कर रहा था। तभी समायरा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। आंखें खोलते ही समायरा अपने सामने अर्नव को देखती है। अर्नव को देखते ही समायरा समझ जाती है कि वो पूरी रात सोया नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि अर्नव ने उसका हाथ थामा हुआ है। समायरा को फिर से वही अजीब सी फीलिंग होने लगती जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसलिए समायरा अपना हाथ अर्नव के हाथ से हटा देती है। समायरा के ऐसा करने पर अर्नव का चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है जैसे समायरा को उसका छूना अच्छा नहीं लगा। अर्नव समायरा से कहता है, अब बेटर फील कर रही हो? समायरा कहती है, हम। अर्नव फौरन अगला सवाल करता है, तुम्हारे साथ ये किसने किया? अर्नव के इस सवाल से समायरा को उस रात की एक एक बात याद आने लगती है। वो अपनी नज़र अर्नव से हटा लेती है और सामने देखते हुए उस पल के बारे में सोचने लगती है जब उस पर अटैक हुआ था। अर्नव समझ जाता है कि समायरा उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती। अर्नव ने कभी समायरा पर किसी भी बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस बार फिर से समायरा पर अटैक हुआ था, इसलिए अर्नव अब शांत रहने वाला नहीं था। अर्नव गुस्से में समायरा से कहता है, समायरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ और मुझे इस बार मेरे सवाल का जवाब चाहिए। समायरा को आज अर्नव को इस तरह से जिद करते देख थोड़ी हैरानी होती है। समायरा अर्नव को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अर्नव जितना इन सब के बारे में जानेगा उतना ही उसके लिए खतरा बढ़ता जाएगा। अर्नव के कई बार कहने पर भी समायरा उससे कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर में युवराज सुहानी के साथ वहां पहुंच जाता है। युवराज देखता है कि समायरा बेड पर टेक कर बैठी है और अर्नव उसके पास चेयर पर बैठा है। युवराज बेड के दूसरी तरफ एक चेयर पर बैठ जाता है और सुहानी उसके पास ही खड़ी रहती है। युवराज को देखकर अर्नव का मूड और भी खराब हो जाता है। युवराज समायरा के पास बैठते ही कहता है, अब कैसा लग रहा है? समायरा कुछ नहीं कहती, बस हमें अपना सर हिला देती है। समायरा को देखकर युवराज समझ जाता है कि वो ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे किसी बाहरी हथियार से नहीं बल्कि किसी और तरीके से घायल किया गया था। युवराज अपना हाथ बढ़ाते हुए समायरा का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर अर्नव गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। सुहानी समझ रही थी कि युवराज क्या कर रहा है, लेकिन अर्नव नहीं। युवराज के हाथ पकड़ते ही समायरा अपना हाथ उससे छुड़ाने वाली होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखकर समायरा युवराज को हैरानी से देखने लगती है और अपना हाथ उससे अलग नहीं करती। अब अर्नव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहां बैठा रहता है। जब समायरा को बेहतर लगने लगता है तो उसे कुछ याद आता है और वो युवराज के हाथ को पलटकर उसकी कलाई के निशान को देखने लगती है। वो निशान अब और फीका हो गया था। फिर से समायरा युवराज को देखने लगती है। युवराज भी कुछ नहीं कहता, बस हाँ में अपना सर हिला देता है। समायरा समझ जाती है कि दूसरे कलश की अस्थियां भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। युवराज समायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, किसने किया ये सब? समायरा फिर से कोई जवाब नहीं देती।
युवराज अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए फिर से कहता है, समायरा। किसने किया ये सब? युवराज के फिर से सवाल करने पर समायरा सुहानी और अर्नव को देखने लगती है। अब अर्नव के सहने की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। उसे समझ आ रहा था कि समायरा युवराज को बताना चाहती है कि उस पर अटैक किसने किया। अर्नव फौरन गुस्से में अपनी चेयर से उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नव को ऐसे जाते देख युवराज समझ जाता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अर्नव के पीछे सुहानी भी वहां से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद युवराज सवालिया नजरों से समायरा को देखने लगता है। समायरा युवराज से कहती है, वो वापस आ चुकी है। युवराज कहता है, कौन? समायरा युवराज को उस रात के बारे में बताने लगती है। उस रात समायरा पुराने रोड की तरफ जा रही थी। रात हो चुकी थी, इसलिए सड़क बिल्कुल सुनसान थी। समायरा बिना किसी डर के उस सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे पीछे एक एक आवाज सुनाई देती है, समायरा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? युवराज के पास। ये आवाज सुनकर समायरा पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ समायरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बेबी, तुम समझती क्यों नहीं? युवराज की पहले से एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। समायरा इस वक्त सिद्धार्थ से उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगती है। तभी सिद्धार्थ समायरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही समायरा उसका हाथ अपनी तरफ खींचकर उसे पीठ के बल जमीन पर पटक देती है और उससे कहती है, दोबारा ये गलती कभी मत करना। ये कहते हुए समायरा वहां से जाने लगती है। सिद्धार्थ को समायरा के इस मूव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो फौरन अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है समायरा? मैं जिसे तुमसे मिलाने लाया हूँ उससे मिलकर तो जाओ। समायरा सिद्धार्थ के बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उसे जल्द से जल्द विशिंग वेल के पास पहुंचना था। समायरा तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है, समायरा। ये आवाज सुनते ही समायरा के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं। समायरा के रुकते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। समायरा जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसके दिमाग में वही सीन फिर से चलने लगा था जब बचपन में वो रक्षा के साथ बैठे एक क्रिया कर रही थी और उसके ही उम्र की एक लड़की ने अपने नाखूनों से उस खरगोश का पेट फाड़ दिया था। समायरा यही सब सोच रही थी तभी उसे अपने पीछे से फिर से वही भयानक आवाज सुनाई देती है, समायरा। इस बार ये आवाज गुस्से से भरी हुई थी। समायरा एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसने अपने शरीर पर बाघ की खाल से बना पुराना कपड़ा पहना था। उसके लंबे लंबे नाखून पूरे काले हो चुके थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। समायरा के सामने खड़ी लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अघोरे अगर लड़की होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। समायरा एकटक उसी लड़की को देख रही थी। समायरा के चेहरे पर अभी भी कोई डर का भाव नहीं था। वो एक नज़र सिद्धार्थ को गुस्से से देखती है जो पास खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। वो लड़की अपनी भयानक आवाज में कहती है, रक्षा को हमेशा लगता था कि तू मुझसे ज्यादा काबिल है, चल आज देख लेते हैं। ये कहते हुए वो लड़की अपना एक हाथ आगे बढ़ा देती है और एक ही पल में समायरा के पास खड़ा एक पेड़ समायरा पर बहुत तेजी से गिरने लगता है। इससे पहले वो पेड़ समायरा पर गिर पता समायरा दोगुनी तेजी से वहां से हट जाती है। समायरा गुस्से में उस लड़की से कहती है, अभी नहीं। वो लड़की हंसते हुए कहती है, इतने साल से इंतजार किया है अब और नहीं। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।